और हानिया की शव यात्रा के दौरान प्रण। बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के सर्वोच्च नेता खामनई ने प्रण लिया है, इजरायल को जवाब देना हमारा फर्ज है। और मोहम्मद दाइफ के मारे जाने की आईडीएफ ने पुष्टि की। 13 जुलाई के हमले में मारे गए मोहम्मद दाइफ को लेकर ही खबर है, जहां 13 जुलाई को अल मवासी में यह हमला हुआ था। 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड दाइफ, जिसको लेकर इस वक्त आपको ये बड़ी खबर बता दें, जहां अब मोहम्मद दाइफ के मारे जाने की आईडीएफ ने भी कर दी है पुष्टि। मनीष मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष, अब इस पुष्टि के साथ साथ एक और जानकारी मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट है कि पिछले 24 घंटे से हम ये चर्चा करते आ रहे हैं कि ईरान क्या जवाब देगा। हम ये चर्चा करते आ रहे हैं कि ईरान की तरफ से किस तरीके से धमकियां और चेतावनियां सामने आ चुकी हैं। हम ये भी जान चुके हैं कि इमरजेंसी मीटिंग्स के तहत भी बड़े फैसले हुए हैं, लेकिन अब होगा क्या? मनीष, देखिए, और अधिक तबाही होगी, युद्ध का स्केल और अधिक बढ़ेगा और ये सारा घटनाक्रम उसी ओर इशारा कर रहा है। फिलहाल 18 दिन बाद आईडीएफ ने अपनी तरफ से ऐलान कर दिया है कि मोहम्मद दाइफ मारा गया। मोहम्मद दाइफ कौन था? वो हमास का मिलिट्री चीफ था, उसे मार गिराया गया है। हिजबुल्लाह के मिलिट्री चीफ को 36 घंटे पहले इजराइल ने मार गिराया है। हमास के पॉलिटिकल चीफ को मार दिया जा चुका है। हिजबुल्लाह का मिलिट्री चीफ नसरुल्लाह वो बंकर में है, इसीलिए बचा हुआ है। ऐसी स्थिति में जब ईरान के पास विकल्प होगा, तो अब ईरान समझ रहा है कि अब केवल प्रॉक्सी से काम नहीं चलेगा, कि केवल हिजबुल्लाह, हमास और हुती से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सीधे सीधे ये ईरान के खिलाफ लड़ाई है। इस बात को ईरान पूरी दुनिया के सामने रख भी रहा है और वाजिब भी है। देखिए, अभी तक का अंतर क्या है? हमास के पर अटैक करना इजराइल के लिए आसान था, क्योंकि गाजा कोई मुल्क नहीं था, फिलिस्तीन का कोई मुल्क अभी देश के तौर पे पहचान नहीं है। लेबनान में जब इजराइल अटैक करता है तो वो ये कहता है कि हम लेबनान पर नहीं अटैक कर रहे, हम केवल हिजबुल्लाह पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन जब आप ईरान में घुसकर इस तरह के वारदात को अंजाम देते हैं, यही कारण है कि नेतन्याहू आधिकारिक तौर पर इस बात को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि इजराइल और ईरान की जंग होगी, और जब इजराइल और ईरान का जंग होगा तो अमेरिका को कूदना पड़ेगा, दूसरे अरब मुल्क इसमें शामिल होंगे, और फिर रूस और चीन भी पीछे नहीं रहने वाला। तो मिडिल ईस्ट में महातबाही बस कुछ दिनों की बात है। प्रोफेसर साहब से अरब मुल्क को लेकर ही सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले जो बात मनीष आपने कही है कि खाली प्रॉक्सीज के जरिए कुछ नहीं होगा, इसलिए अगली खबर यही है, जहां ईरान अब ड्रोन क्रूज मिसाइल से कर सकता है हमला, और बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला संभव है। ईरानी सेना हाई अलर्ट पर है। हालांकि इस बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने रख देती हूं, क्योंकि अलग अलग फ्रंट पर किस तरीके से इजराइल को अब मुकाबला करना पड़ेगा, इस बारे में हम अभी भी चर्चा करते आ रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है कि इजराइल कैसे अब 7 फ्रंट से घिरा हुआ है। इंफॉर्मेशन उसी 7 फ्रंट के लिहाज से आपके सामने, जिसमें पहले फ्रंट पर ईरान को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, जहां रेवोल्यूशनरी गार्ड जिस तरीके से एक्टिव हो रहा है, तो नजर इसी बात पर है कि ईरान अगर अब इजराइल के ऊपर हमले को अंजाम देता है तो वो कैसे संभव हो पाएगा। इसमें दूसरे फ्रंट पर लेबनान, इसलिए क्योंकि हिजबुल्लाह जिस तरीके से लगातार इजराइल पर हमलों को अंजाम दे रहा है, क्या यह भी अब और ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा? तीसरा फ्रंट और इंफॉर्मेशन आपके सामने वेस्ट बैंक, इसलिए भी क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट यह है जहां इस्लामिक जिहाद के अटैक और ज्यादा बढ़ सकते हैं। और चौथा फ्रंट जिसके लिहाज से चर्चा हम करेंगे गाजा की, जहां पर हमास के हमले और ज्यादा तेज हो सकते हैं, और साथ ही 5वां फ्रंट यमन, जहां पर हुती भी और ज्यादा आक्रामक हो सकता है। इसमें आगे चर्चा इराक की भी इसलिए छठे फ्रंट पर कहते हुए, जहां कताइब हिजबुल्लाह भी पूरी तरीके से तैयार, और 7वां फ्रंट सीरिया, जहां पर बद्र ऑर्गेनाइजेशन का वार भी हो सकता है। हालांकि इन 7 फ्रंट को देखते हुए मैं चर्चा उस लिहाज से भी आगे बढ़ाना चाहूंगी, जिसमें इंपॉर्टेंट है सर कि इजराइल ये बात बहुत महीने पहले भी बोल चुका था कि हम अलग अलग फ्रंट पर मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार हैं। अब आज के इस लिहाज से क्या ये प्रॉक्सी ज्यादा एग्रीवेट होंगे या सीधा ईरान हमला करेगा? ये इंपॉर्टेंट है देखना। देखें, इसमें सीधा ईरान जो हमला करेगा, मुझे लगता है ईरान को ये करना ही पड़ेगा, एक मजबूरी भी है वो। इसलिए अब ये कितना बड़ा हमला होगा ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी तक जो प्रॉक्सीज चल रही थी, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम जो हिंदुस्तानी हैं और जो ख़ास तौर से इंडियन डायस्पोरा उधर भी जो रहती है, हम सब इस चीज़ को समझते हैं कि हम पीस मेकर्स हैं, हम पीस को पसंद करते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारे खुद फॉरेन मिनिस्टर ने भी इस बात का जिक्र किया था कि आने वाले दिनों में कहीं ऐसी कोई तबाही वहाँ देखने को ना मिल जाए। अभी जो सिचुएशन बनी है, इसमें ईरान कहीं ना कहीं
एक जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी देखा जाए तो ये कहने की बात ज़रूर है ईरान के लिए कि अब हम रिटेलिएट करेंगे। यही अगर हमास की इस लीडर की या इस चीफ की मौत अगर गाज़ा के अंदर होती या फ़लस्तीन के अंदर होती तो कहानी बिल्कुल अलग होती, लेकिन यहाँ पे सिर्फ गाज़ा को से आप हट जाइए। अभी मैंने जिक्र किया था कि कई और फ्रंट पे आपने 7 पॉइंट्स अभी खुद ही एक्सप्लेन की, अलग अलग फ्रंट्स पे करते हुए कई कंट्रीज़ को इसमें इंगेज किया जा रहा है और कहीं ना कहीं प्रोवोक किया जा रहा है और कहीं ये मैसेज दिया जा रहा है कि हमने जो कहा हम उस हिसाब से करेंगे। और दोबारा मैं कहना चाह रहा हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ और जितने भी सेंसिबल लीडर्स हैं और यहाँ तक के जो रिपोर्ट्स आई हैं आईसीजी के, उनसे भी हमें ये पता चलता है कि वायलेशंस हुए हैं, लेकिन इजराइल को इन तमाम वायलेशंस का कोई वो नहीं है, इसकी कोई फिक्र नहीं है। और शायद यही वजह है कि वो प्रोवोक करके ये कोशिश कर रहा है कि वहाँ जो रीजनल पीस है वो किसी भी तरीके से स्टेबिलिटी उसकी बिगड़े। लेकिन आपने कही है ईरान भी इस बारे में वाकिफ है।